Good morning, sir. Good morning. Let me open my Good morning, sir. screen. Good morning, sir. Good morning, everyone. So last time हम पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में बात कर रहे थे. So उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो? Okay. If not, let me close the gate. ओके, तो लास्ट टाइम हमने पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू द energy conservation in electrodynamics. Okay, so it basically tells about that how the total energy will be utilized, or you can say how the work done will be utilized. Okay, so in one way you can say कि जितनी भी एनर्जी हम सिस्टम पे प्रोवाइड करेंगे, whether it is going out or going in, so कुछ पार्ट उसका वर्क डन में यूटिलाइज होगा एंड लेफ्ट ऑफ द पार्ट विल बी exited out of the system or emitted out of the system, you can say. Okay, so इसमें जो pointing vector होता है that represent the amount of the energy which is coming out of the system. Okay, so we convert it in different formulation, differential form, and then we created analogy with the continuity equation, and then we have to figure out कि जो एनर्जी का फॉर्मुलेशन है वो क्या होगा. तो एनर्जी का फॉर्मुलेशन अगर निकालना है तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि एनर्जी की अभी तक हमारे पास क्या सिचुएशन है, हमें क्या डेरिवेशन पता, तो क्या फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी का. तो लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पहले भी आइडिया होगा आपको. एनीवन हु कैन रिकॉल? It has two component, one due to electric field and second component is because of the magnetic field. So per unit volume हमने figure out किया था इनको, that we can write it down कि total energy ये रहेगी half of the electric field component which is epsilon naught t square and magnetic field component which is b square by mu naught. ओके, तो इन दोनों कंपोनेंट, ये हमारा पर यूनिट वॉल्यूम है. जब हम वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेंगे तो वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा. सो कैन एनीवन गेस कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है वो सेम होती है अलग होती है? ये जो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म है क्या ये सेम है या अलग है? सर हमने 12th में शायद पढ़ा था कि कोई पर्टिकुलर केस के लिए सेम रहता है. वो पार्टिकुलर केस क्या है बच्चे? वो याद नहीं मुझे. ओके, दोनों सेम है, अमाउंट इक्वल आई में, तो आप इजीली जस्टिफाई कर सकते हो इन दो रिलेशन का यूज. सर दोनों सेम है. सॉरी, सो अगर आप ये दो रिलेशन यूज करो, E इज इक्वल टू सी बी जो हमने पहले डिस्कस किया था, एंड C इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, ये दो स्टैंडर्ड रिलेशन है. इन दो रिलेशन का यूज करके आप इजीली फिगर आउट कर सकते हो कि ये दोनों क्वांटिटी जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है वो सिमिलर ही है. फॉर एग्जांपल हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्ले कर लेते हैं. मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है वो हाफ बी स्क्वायर और म्यू नॉट है. पहले यहाँ पर इस रिलेशन का यूज करके बी को ई में कन्वर्ट कर लीजिए, दैट विल गिव अस ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और जो सी स्क्वायर है इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, इट विल कम आउट टू बी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर विच इज सेम एज दैट ऑफ द एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. तो दोनों एनर्जी सेम ही है, कोई इशू नहीं है उनमें, अलग अलग डिपेंडेंस जरूर है बट क्योंकि इंटर रिलेटेड फील्ड है तो दोनों क्वांटिटी हम सेम ही एक्सप्रेस करेंगे. सर ये तो बस फ्रेम का पर्सपेक्टिव का फर्क है ना कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है, अदरवाइज तो दोनों चीजें सेम ही है. हाँ वही मैं कह रहा हूँ, दोनों ही सेम है. आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कर लीजिए तब भी आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, या मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर लीजिए
तब भी टोटल एनर्जी निकल जाएगी, राइट। और ये रीजन भी है कि जब भी हम डिस्कशन करते हैं, फॉर एग्जांपल जब पोलराइजेशन की बात की थी तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट पे ही फोकस थे, बाकी जो भी इंटरेक्शन स्टडी की जाती है उसमें मेनली हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोकस करते हैं। एक रीजन तो हमने डिस्कस किया था कि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, दूसरा ये भी है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई इफेक्ट निकाल लेते हो या कहीं पे भी एनर्जी का फिनोमिना हो रहा है, वेदर इट इज अब्सॉर्ब्ड और एमिटेड, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंसीडर करते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया दे देता है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं कि आप पार्ट मिस करते हो, तो जस्ट एक सिंप्लिसिटी के लिए भी हम एक ही कंपोनेंट कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि हमारा मैसेज तो सेम ही रहेगा। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंक्लूजन कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो टोटल एनर्जी है उसका फॉर्मुलेशन क्या बना, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, कि मैंने ये जो क्वांटिटी थी सेकंड टर्म इसको चेंज कर दिया ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से, एंड वी गेट दिस फॉर्मुलेशन। अब ई के लिए हमें रिलेशन पता है ना, जो रियल पार्ट के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कैसे लिखते हैं, दैट वी हैव द एम्पलीट्यूड एंड कोसाइन टर्म kz माइनस ओमेगा टी प्लस सम फेज वैल्यू। तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये प्लेन मोनोक्रोमेटिक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन वो क्या है, वो जेड एक्सिस के लॉन्ग है। अगर कोई रैंडम डायरेक्शन लोगे तब आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, यहाँ पे के आर बन जाएगा, है ना, तो दैट वी कैन डू। तो अगर हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं तो एनर्जी का फॉर्मुलेशन क्या बना, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर टर्म विल बी देयर। तो ये तो वो किसी पार्टिकुलर टाइम पे या किसी पोजीशन पे, है ना, कि किसी पार्टिकुलर जेड पोजीशन पे डिफरेंट हो सकती है या टाइम पे डिफरेंट हो सकता है। तो अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालना है तो एवरेज वैल्यू कितनी होगी एनर्जी की, सर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट सर, क्योंकि आपको ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट है, सिर्फ ये जो कोसाइन स्क्वायर वाली टर्म है ये वेरी हो रही है, तो हमें इसका एवरेज ही लेना है, फुल साइकिल पे एवरेज निकाल लीजिए इसका, और दैट विल कम आउट टू बी हाफ। तो जो एनर्जी का एवरेज वैल्यू बनेगा दैट विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ओके, जब भी हम डिस्कशन करते हैं मोस्टली एवरेज वैल्यू को ही यूज करते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जो वेव है वो ये तो है नहीं कि टाइम टू टाइम हम उसके इंटरेक्शन स्टडी कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि काफी फास्ट मूव कर रही है और टाइम को टैग करना काफी मुश्किल है उस सिनेरियो में। तो हम क्या करते हैं, एक एवरेज फिनोमिना ही ऑब्जर्व करते हैं। कोई भी फिनोमिना ले लीजिए आप, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, वट एवर टर्म यू वांट टू यूज, पोलराइजेशन, वो एक एवरेज फिनोमिना ही है, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे फिनोमिना नहीं हो रहा। हर एक टाइम पे अगर देखेंगे तो हमें फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर ही मिलेगा, बट ओवरऑल बिहेवियर जो है दैट इज गिवन बाय एवरेज वैल्यू। तो जो वेव है उसके एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू है दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ओके, तो आप जो एक कंक्लूजन देते हैं ना कि जो एनर्जी की वैल्यू है दैट डायरेक्टली वेरीज विद द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो वो यहाँ से भी क्लियर हो रहा है ना, ये एनर्जी की वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट है हमारा, तो प्रोपोर्शनल किसके साथ हुआ, ई नॉट स्क्वायर के साथ, दैट इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो दिस इज वन थिंग। उसके बाद जो एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी या जो पॉइंटिंग वेक्टर था एस वेक्टर जो है, इसकी फॉर्मुलेशन हम देख सकते हैं। This is given by S vector is given by 1 by mu naught cross product of electric and magnetic field. So can anyone tell me कि जो S vector है उसकी डायरेक्शन क्या है? प्रोपगेशन के नाम। हाँ, सर जिस propagation के डायरेक्शन लिए में इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जाएगी उस डायरेक्शन में। नहीं, सर इलेक्ट्रिक क्रॉस, ये सर हम देखिए, यहाँ पर ईएम वेव्स की बात कर रहे हैं ना, तो जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी उसी डायरेक्शन में ऐसे। जिसके डायरेक्शन में वेव जाएगी उसी डायरेक्शन में होगा, बट ये नहीं कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में होगा। यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हो, अगर लॉजिकली सोचना है तब भी सोच सकते हो, क्योंकि ये एनर्जी के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है ना, और एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में एनर्जी को फ्लो होता है। सो जो फ्लक्स डेंसिटी है हमारी या पॉइंटिंग वेक्टर है दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम ये दो रिलेशन यूज करेंगे,
तो पहले भी हमने डिस्कस किए हैं। एंड ये रिलेशन आइडेंटिटी भी यूज कर लेंगे जो फील्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनको जब यूज करेंगे व्हाट यू विल गेट दैट दिस एस वेक्टर कम्स आउट टू बी c टाइम ऑफ एप्सिलॉन नॉट e नॉट स्क्वायर एंड कोसाइन स्क्वायर। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या है, जेड यूनिट वेक्टर। और हम वही कंसीडर तो कर रहे हैं कि जो प्रोपोगेशन डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन के अलोंग है, जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर है या एनर्जी फ्लो जो है वो भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि आपको ये टर्म पता है क्या होती है, ये जो दिस टर्म अप टू कोसाइन स्क्वायर, दिस रिप्रेजेंट द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर है दैट कैन बी रिलेटेड विद द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस इज मल्टीप्लाइड विद द स्पीड ऑफ लाइट। So definition we already know, don't need to go into that again. तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी एनीवन, एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी की एवरेज वैल्यू, वही टाइम एवरेज लेना है ना। तो ये चीजें तो कांस्टेंट है, सी एप्सिलॉन नॉट टी नॉट स्क्वायर, जेड यूनिट वेक्टर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, सिर्फ इसका एवरेज लेना है कोसाइन स्क्वायर का, और कोसाइन स्क्वायर का एवरेज हाफ होता है, सो इट विल कम आउट टू बी हाफ ऑफ दिस क्वांटिटी। This will be half of c epsilon naught e naught square with z unit vector. Okay. तो हमें एनर्जी फ्लो के बारे में पता लग गया कैसे लिख सकते हैं हम उसको। देन मोमेंटम भी आप फिगर आउट कर सकते हो। इसका जो डेरिवेशन है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आप ये मत सोचना कि मैं हर चीज को यही टर्म यूज कर रहा हूँ, बट ये फील्ड इतना एक्सटेंडेड है, मे बी आप आगे रियलाइज करोगे जब हायर सेमेस्टर में पढ़ोगे इसके बारे में, कि इसको एक सेमेस्टर में कंप्लीट हम आपको नहीं बता सकते। और कुछ चीजें ऐसी है जो हाई एंड है बिल्कुल, तो उसमें आपको अगर इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी तो आप समझने की बजाय ट्रैक लूज कर जाओगे। तो काफी जगह ये टर्म आपको मिलेगी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है हमारे। तो जैसे मोमेंटम डेंसिटी है, ये निकालने के लिए हम टेंसर्स का यूज करते होते हैं, तो वो टोटली नई चीज हो जाती है, तो उसको हम इंट्रोड्यूस नहीं करते, बट हम डायरेक्ट फॉर्मुलेशन लिखते हैं यहाँ पे कि जो मोमेंटम है दैट विल बी गिवन बाय और गिवन इन टर्म ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मुलेशन आपको पता है क्या होता है, जो पीछे हमने डिस्कस किया है ना। तो ये वाला फॉर्मुलेशन यूज कर लीजिए आप, दिस वन, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन राइट डाउन द फॉर्मुलेशन फॉर मोमेंटम। इसकी भी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो कि हाफ होगी, रेस्ट ऑफ द स्टफ इज सेम, दिस इज हाफ बाय 1 by c and energy per unit volume, total energy. Okay, एवरेज वैल्यू जो अभी डिस्कस कर रहे थे दैट विल बी डिवाइडेड बाय 1 2, क्योंकि जो कोसाइन स्क्वायर टर्म है इसकी एवरेज वैल्यू हमें हाफ मिलेगी। उसके बाद कुछ और टर्म है, इंटेंसिटी काफी कॉमनली यूज करते हैं आप, एंड जो डेफिनेशन है वो क्लियर है इसकी कि दिस इज पावर ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। और पॉइंटिंग वेक्टर की टर्म में इसको हम, जो पॉइंटिंग वेक्टर है उसकी एवरेज वैल्यू के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, कि इंटेंसिटी भी यही बताती है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना है, और जो पॉइंटिंग वेक्टर है वो भी यही बताता है, सिमिलर चीज ही हमें रिटर्न कर रहा है, बस ये है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। सो वी आर टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द टाइम एवरेज वैल्यू ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर। फिर रेडिएशन प्रेशर, जो वेव होती है वो एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करती है, वो कैसे निकाल सकते हो आप। फॉर्मूलेशन आपको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल पी बाई डेल टी, और डेल पी क्या हुआ, यहां से निकलेगा ये मोमेंटम डेंसिटी से। मोमेंटम डेंसिटी क्या है, मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से इसका यूज करके आप डेल पी निकाल सकते हो, दैट इज मल्टीप्लाइड विद द एरिया सी एंड डेल्टा टी। डायमेंशनल देख सकते हो कि ये टर्म क्यों लिखी है मैंने, पर यूनिट वॉल्यूम है तो मैंने उसको वॉल्यूम कैंसिल आउट करने के लिए क्या किया, एरिया ले लिया, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा वो निकालने के लिए सी इंटू डेल्टा टी ले लिया। तो व्हाट वी लेफ्ट विद द चेंज इन मोमेंटम।
तो ये यूज करके आप रेडिएशन प्रेशर लिख सकते हो। डेल्टा पी का फॉर्मूलेशन यहाँ लिख लीजिए एंड यू विल गेट आंसर इन टर्म ऑफ द मोमेंटम डेंसिटी, और मोमेंटम डेंसिटी का फॉर्मूलेशन हमारे पास यहाँ पर है। सो जो रेडिएशन प्रेशर है दैट विल कम आउट टू बी हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट होना चाहिए, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक हियर, दिस इज ई नॉट स्क्वायर, सो दिस इज आई बाई सी। अगर आप इनको रिलेट करना चाहो इंटेंसिटी और प्रेशर को, तो ये फॉर्मूलेशन आपको पता है, बट आ कैसे रही है दैट वी आर डिस्कसिंग, कि सिंपल मैक्सवेल इक्वेशन से स्टार्ट हुए थे एंड वी मैनेज टू फिगर आउट जो डिफरेंट टर्म हम कॉमनली यूज करते हैं उनकी क्या यूटिलाइजेशन है, किस तरह से उन तक पहुंच रहे हैं। ओके, सो ये हमारा बेसिक टर्म है। बट एक क्वेश्चन आप सोच सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके में जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उसको आप कॉन्सेप्चुअली कैसे एक्सप्लेन करोगे। ग्रिफिथ में दिया हुआ है, वहां से रीड कर सकते हो, बट स्टिल यू कैन थिंक अबाउट इट, ये जो फिनोमिना हो रहा है वो क्या हो रहा है। ओके, इन टर्म्स के बाद एक बिल्कुल सिंपल टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन मैटर। ये भी काफी डिटेल टॉपिक होता है बट हम उसमें नहीं जा रहे, सिंपल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं इसको, कि जब भी वेव मैटर में प्रोपोगेट करेगी तो हम मैक्सवेल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, और जो वेव इक्वेशन बनती है लीनियर और डिफरेंशियल उनकी फॉर्मुलेशन क्या बनेगी, सो उनको हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके लिए जो प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर भी हमने एक कंडीशन लगा दी साथ में, वी हैव ए मीडियम जिसके अंदर फ्री चार्ज करंट है, बट साथ में वो होमोजीनियस भी है, लीनियर सिस्टम है, इसमें एसिमेट्री वगैरह कुछ नहीं है, पोलराइजेशन वगैरह कुछ नहीं हो रही, क्योंकि जब आप पोलराइजेशन पिक्चर में ले आओगे ना तो आपकी इक्वेशंस और कॉम्प्लिकेट हो जाती है, बट वी आर नॉट गोइंग देयर। तो यहाँ पर वी कैन राइट इट सिंपली दिस, यहाँ पे हमने फ्री चार्ज लिया था तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट नहीं आया, जो भी करंट डेंसिटी की टर्म थी वो भी नहीं आएगी। बट चेंज क्या हुआ, क्योंकि अब मीडियम था तो सिंपली यहाँ पर पहले म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट था ना, अब ये म्यू और एप्सिलॉन हो गया है। पहले तो हम वैक्यूम की परमिटिविटी और परमेबिलिटी ले रहे थे, बट नाउ वी आर कंसीडरिंग परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये सिंपल सा चेंज होता है इसमें, और इस केस में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी हमारी। पहले जो वेव थी सी के साथ मूव कर रही थी, बट नाउ इट विल बी मूविंग विद द लोअर स्पीड गिवन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे कह लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आ जाती है पिक्चर में, कि वेलोसिटी लोअर डाउन हो जाएगी एंड गिवन बाय सी बाय एन। और एन क्या है आपको पता है, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज द रेशियो ऑफ द permittivity and permeability of the medium to the permittivity and permeability of the vacuum। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। यूजली जो चेंज होता है ना म्यू में काफी कम होता है, आप डिफरेंट मटेरियल पिक कर लीजिए, यू विल ऑब्जर्व कि म्यू की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, 1 to 2 ये मैक्सिमम रेंज होता है एज कंपेयर टू एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए इसको ऑलमोस्ट सेम ले रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि सेम लेना है, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम रख लेते हैं इसको। अगर कंप्लीशन के लिए आप पूरा भी साथ लिख के चलोगे तो कोई इशू नहीं है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेनली हमारी परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा, सॉरी परमेबिलिटी पे, सॉरी परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा। ओके, रेशियो ऑफ द परमिटिविटी। सो सिंपल हमारा यही चेंज होगा कि जब भी आप वैक्यूम से मीडियम में मूव करोगे तो म्यू नोट को म्यू से रिप्लेस कर दीजिए, एप्सिलॉन नोट को एप्सिलॉन से, सी की जगह वी की टर्म आएगी, दैट्स ऑल। एंड इफ यू यूज दैट व्हाट विल गेट, विल गेट द न्यू इक्वेशन। जो भी पीछे हमने इक्वेशन लिखी थी उनमें सिर्फ आप ये रिप्लेसमेंट कर दीजिए, आपको न्यू सेट ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, तो एनी सर क्वेश्चन एक बात नहीं समझ आई कि ई की डाइवर्जेंस 0 क्यों है इसकी? ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर। यहाँ पर एक्चुअल में मैक्सवेल इक्वेशन में क्या होता है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट? यस सर। बट हमने जो मीडियम कंसीडर किया वो फ्री ऑफ चार्ज कंसीडर किया है। ओके ओके, अच्छा वैसे वाला फ्री है सर। हाँ हाँ, उसमें फ्री चार्ज कोई नहीं है सिस्टम में, इसीलिए हम सिर्फ स्पेसिफिक केस ही ले रहे हैं। जैसे जैसे आप सारी फीचर डालने लग जाओगे ना इक्वेशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है।
साथ में मीडियम की पोलराइजेशन भी शुरू होती है, बट वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। ग्रिफिथ में सब कुछ दिया हुआ है, अगर बाई चांस किसी का इंटरेस्ट बनता है। अगर लेटर स्टेज पे भी मान लीजिए ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड आपके टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होते हैं, सो आई बिलीव कि आपको हर एक कंटेंट ग्रिफिथ में मिल जाएगा। एंड ग्रिफिथ वन ऑफ द बेस्ट बुक है इस टॉपिक पर। ये हो सकता है कि लैंग्वेज थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगे, क्योंकि हम फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं होते, बट उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जो लेवल है कंटेंट का, दैट इज बेस्ट इन दैट। सो फ्यूचर के लिए भी आप इस बुक को रेफर कर सकते हो जब आप अपने अंडरस्टैंडिंग को एक्सपेंड करोगे इस टॉपिक पे। ओके, एनी अदर क्वेश्चन टिल नाउ? Okay, if not, then let us move to our second last topic or last topic, I can say. So in this topic, what we have to do, we have to figure out कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करती है, तो फिनोमिना आपको पता है क्या होगा? देयर विल बी पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल ट्रांसमिशन। और ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि कितना ट्रांसमिट करती है, कितना रिफ्लेक्ट करती है, किस चीज पे डिपेंड करता है। सो विल ट्राई टू फिगर आउट कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के बारे में, जो हम स्नेल्स लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं, या ब्रीवेस्टर्स लॉ की बात करते हैं जो हमने पोलराइजेशन में पढ़ा था, तो वो पिक्चर में कैसे आता है? तो जो बेसिक हमारी वेव इक्वेशंस है उनका यूज करके वी कैन रीच अप टू दोज कंक्लूजन। तो इसमें बिल्कुल जनरल सिनेरियो तो क्या होगा कि हम वन मीडियम टू अनदर मूव कर रहे हैं और कोई भी एंगल पे फॉल करे, वो हमारा जनरल सॉल्यूशन बनेगा। बट हम स्टेप में चल रहे हैं, पहले हम नॉर्मल इंसिडेंस समझते हैं ताकि आपको सिचुएशन क्लियर हो जाए कि प्रोसेस क्या है ये चीज निकालने का। उसके बाद हम अपने डिस्कशन को जनरलाइज करेंगे ओब्लिक इंसिडेंस के लिए। ओके, तो पहले हम नॉर्मल इंसिडेंस की बात करते हैं। सिचुएशन क्या है आपके पास, ये सिचुएशन क्लियर होना जरूरी है, तभी आप जो इक्वेशन लिख रहे हैं उनको अप्रिशिएट कर पाओगे। जेड डायरेक्शन में हमने वेव कंसीडर किया है, किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली परपेंडिकुलर होंगे जेड डायरेक्शन के। वी हैव इंसिडेंट कंपोनेंट, दिस जो जेड डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। जब ये वेव इस इंटरफेस पे फॉल करेगी, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ ट्रांसमिट होगा। जो ट्रांसमिट करेगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन दिस टर्म कि मूव जो कर रही है वेव जेड एक्सिस के अलोंग ही कर रहा है, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इसमें कुछ चेंज नहीं होता। रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट में थोड़ा चेंज आ जाता है कि जो वेव प्रोपोगेट करेगी वो माइनस जेड डायरेक्शन में करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स में ही रहेगा, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी अलोंग माइनस वाई। अब ये माइनस वाई क्यों आया, ये आप जो हमारी डेफिनेशन थी ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी डायरेक्शन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। सो ये तीन कंपोनेंट है। उसके बेस पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें वेव इक्वेशंस लिखनी तीनों के लिए। इंसिडेंट के लिए वेव इक्वेशन क्या होगी, ट्रांसमिटेड के लिए क्या होगा, एंड रिफ्लेक्टेड के लिए क्या होगा। ओके, सो पहले वो काम करते हैं। तो ये तो सिचुएशन कंसिडर किया कि मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव ले रहे हैं जो जेड एक्सिस के लोग मूव कर रही है, एंड फ्रीक्वेंसी उसकी ओमेगा है। एंड जो हमने मीडियम कंसीडर किए हैं, जो मीडियम वन है उसके पैरामीटर लिख दिए, μ1 ε1 v1 k1, सभी के साथ सब्सक्रिप्ट 1 लगा दिया। सिमिलरली मीडियम 2 के लिए हम पैरामीटर लिख सकते हैं, क्या क्या होंगे हमारे,
इंटरफेस जो हमने कंसीडर किया है वो Z0 पे कंसीडर किया है, यानी ओरिजिन पे कंसीडर किया, सॉर्ट ऑफ, ये कह सकते हो आप। इसकी ऑफ भी हो सकती है सेटिंग, बट 0 पे रखेंगे तो जहां पर भी कैलकुलेशन करना है आगे हम जो करेंगे वहां पे Z0 रख देंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा, काफी टर्म जो है वैसे ही रिमूव हो जाएगी। सो वी कंसिडर इंटरफेस एट Z=0। ये हमने बात करी ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। उसके बाद हम लिखते हैं फील्ड कंपोनेंट। इंसिडेंट कंपोनेंट हम कैसे लिखेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लीजिए। सो विल हैव द E0I, एम्पलीट्यूड है, आई मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि इंसिडेंट के लिए। एक्सपोनेंशियल टर्म इसमें K1Z, K1 क्यों लिया, क्योंकि इंसिडेंट वेव मीडियम 1 में मूव कर रही है। जेड कंपोनेंट हमारा ऐसा चला गया, कोई इश्यू नहीं है। ओमेगा सेम रहेगा एंड टी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती ना जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। और जो डायरेक्शन रहेगी दिस इज एक्स यूनिट वेक्टर की, जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है या उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, ये डेफिनेशन आप रिकॉल कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट कैन बी रिटन एज K by omega and cross product of the Z unit vector and the electric field direction। तो इसका यूज करके हम इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं, दैट विल बी 1/V1। इसको ट्राई कर लेना, मुश्किल नहीं है, सिर्फ यही फॉर्मुलेशन यूज हुई है। 1/V1 E0I, सेम एम्पलीट्यूड, एक्सपोनेंशियल टर्म भी सेम रहेगा, सिर्फ ये नए चेंज हमारा यहाँ पे हो जाता है क्योंकि अब डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट था ना Z क्रॉस Y, तो उससे में X मिलेगा। रिफ्लेक्टेड के लिए क्या लिखोगे आप, रिफ्लेक्टेड के लिए वी राइट डाउन ER जो है दिस इज E0R एम्पलीट्यूड। एक्सपोनेंशियल टर्म में कुछ चेंज है, -K1 Z। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि जो परपोगेशन की डायरेक्शन है वो अब -Z एक्सिस में है, इसलिए हमारा यहाँ पे ये माइनस साइन आ जाता है। उसके बाद सारी टर्म सेम है, -ωt एक्स यूनिट वेक्टर। सिमिलरली इस आइडेंटिटी का यूज करके आप मैग्नेटिक कंपोनेंट लिख सकते हो विच विल कम आउट टू बी -V। -V क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई उसकी, 1/V1 E0R। एक्सपोनेंशियल टर्म सेम है एज दैट ऑफ reflected electric field component, and of course this is the -Y unit vector। ओके, दो नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ये देखना, एक यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेव है वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में परपोगेट कर रही है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। तो दोनों नेगेटिव का अलग अलग मीनिंग। सिमिलरली यू कैन राइट डाउन फॉर ट्रांसमिटेड फील्ड ET। यहाँ पे हमारा सिर्फ हो जाएगा कि जो चेंज है वो क्या है, K2Z है। वाई K2, क्योंकि जो ट्रांसमिटेड वेव है वो सेकंड मीडियम में मूव करेगी, तो इसलिए हमने K2 यूज कर लिया, बट फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही रहेगी। सिमिलरली B2, BT लिख सकते हो आप, ट्रांसमिटेड मैग्नेटिक फील्ड विच इज विल बी 1/V2, क्योंकि सेकंड मीडियम में इसलिए हमने V2 वेलोसिटी यूज की है, एंड एक्सपोनेंशियल टर्म विल रिमेन सेम। ओके, तो ये हमारे फील्ड की वैल्यू आ जाती है तीनों सिनेरियो में। इसको लिखने में किसी तरह का डाउट, अगर आप ये लिख पाते हो तो आपका 25% वर्क हो गया, उसके बाद तो सिर्फ मैथमेटिकल जगलर्स है और कुछ नहीं। इसमें कोई कंफ्यूजन, कैसे लिखा है ये? नो सर। ओके, इफ नॉट दैट इज गुड, यू विल फेस सिमिलर साइलेंस फ्रॉम मी जब टाइम आएगा ना। सो फील्ड हमने लिख लिया, उसके बाद इस तरह की सिचुएशन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है बाउंड्री कंडीशन का। टर्म सुनी आपने, बाउंड्री कंडीशन? यस सर। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास दो मीडियम है, उनमें अगर बिहेवियर हो रहा है तो जो इंटरफेस होगा वहां पर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए।
मे बी आपने स्ट्रिंग वेव के लिए भी पढ़ा हो, अगर उसका प्रोपोगेशन डिस्कस किया होगा तो यहाँ पर भी ये जो इंटरफेस है हमारा z इज इक्वल टू 0 वाला, यहाँ पर कुछ कंडीशन हमारी क्लियर होनी चाहिए। वो क्या क्या है, वो हमारी यहाँ पे आएगी मैक्सवेल। मेनली कंटिन्यूटी ही होती है कि जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि सडनली वैल्यू जो है वो एकदम से चेंज हो गया, अगर वो हो जाता है तो, या कह लीजिए डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए हमारे सिस्टम में। डिसकंटिन्यूटी आ रही है यानी कि आपकी जो वेव प्रोपोगेशन है वो स्मूथ नहीं है। सो दैट इज द मेन कंडीशन जो हार्ट में है, वो यही डेफिनेशन है। और आप ये स्टेटमेंट ऐसे भी दे सकते हो कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहनी चाहिए, सॉर्ट ऑफ फील्ड वैल्यूज कंजर्व रहनी चाहिए। ओके, तो इनके बेसिस पे कुछ कंडीशंस बनाई हुई वो है ये। कैसे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। ये चारों कंडीशन हमारी कहाँ से आ रही है, मैक्सवेल इक्वेशन से आ रही है। ओके, मैक्सवेल इक्वेशन जो हमने डिस्कस किया था वहां से कंसीडर हो रहा, तो या तो आप इसको याद कर लीजिए, अदरवाइज आप इसके बारे में फिगर आउट कर सकते हो सिंपली ग्रिफिथ में से। मेरा जो रिक्वायरमेंट वो है कि आपको ये पता होनी चाहिए क्या क्या चीज है। कि अगर हम यहाँ से बात करें तो ये क्या शो कर रहा है कि मीडियम 1, ये ध्यान रखना कि ये इंटरफेस पे है, z इज इक्वल टू 0 पे। मीडियम 1 और मीडियम 2 में सेपरेटली देखोगे तो कुछ भी होता रहे, वी आर नॉट कंसर्न, लेकिन जो इंटरफेस है वहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों साइड, मीडियम 1 और मीडियम 2, उनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है दैट विल बी रिलेटेड बाय दिस आइडेंटिटी। पैरेलल कंपोनेंट फील्ड के सेम होने चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, एंड मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट सेम होने चाहिए, एंड वी हैव सम स्पेसिफिक रिलेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल कंपोनेंट। ओके, तो ये आ कैसे रही है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो हमारी कंटिन्यूटी है वो बनी रहनी चाहिए, अब्रप्ट चेंज नहीं आना चाहिए, एंड वी आर गेटिंग दीज कंडीशन फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशन। तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या है वो क्लियर कर लीजिए, ताकि जब आगे इवेल्युएट करेंगे तो क्लियर रहेगा आपको कि जहां पर भी ये मैंने परपेंडिकुलर साइन लगाया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फील्ड कंपोनेंट्स नॉर्मल टू द इंटरफेस। जैसे ये इंटरफेस है ना, तो जो भी फील्ड है उसका हम कंपोनेंट निकालेंगे इसके नॉर्मल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द फील्ड कंपोनेंट पैरेलल टू द इंटरफेस, यानी इंटरफेस के अंदर कितना है। तो यहाँ पर इश्यू नहीं है, जब हम नॉर्मल इंसिडेंस कर रहे हैं ना तब कोई दिक्कत नहीं आती, जब हम ओब्लिक में जाएंगे तब इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये हमें बाउंड्री कंडीशन आप लिख देते हो और वेव इक्वेशन एक्सप्लेन कर देते हो कि किस तरह से आ रही है जो पीछे लिखी थी, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो 40% के करीब अटेम्प्ट हो गया। अगर आप इनको एक्सप्लेन कर देते हो दैट इज गुड इनफ। अगर मान लीजिए आगे वाला डेरिवेशन नहीं कर पाते, अगर इतना भी कर दोगे तो आपका अटेम्प्ट नॉन नेग्लिजिबल नहीं है, दैट इज ए गुड अटेम्प्ट कि आपको सिचुएशन पता है क्या करना है, बट आगे नहीं कर पाए, टाइम की कमी रह गई या फिर आप नहीं समझ पाए कि आगे क्या हो रहा है। बट दिस पार्ट यू मस्ट नो कि ये सोल्व कैसे करना है। अब इन चारों इक्वेशन का यूज करके आपने फर्दर ड्राइव करनी है सिचुएशन को। सर ये चारों इक्वेशंस जो कंटिन्यूटी के लिए लगाई गई हैं, वो कंटिन्यूटी किस चीज की कंटिन्यूटी है? ये फील्ड्स की कंटिन्यूटी, कि सर मतलब फील्ड ब्रेक ना हो? हाँ, फील्ड ब्रेक ना हो, या कह लीजिए अगर आप इसको मैथमेटिकली कहना चाहो तो जो मैक्सवेल इक्वेशन है दैट शुड बी कंसिस्टेंट एट द इंटरफेस, कि जो दोनों साइड आप मैक्सवेल इक्वेशन लिख लीजिए लेकिन जो इंटरफेस है वहां पे सेम होनी चाहिए, इस तरीके से कह सकते हो आप। ओके सर। तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर है कि इक्वेशन आती कैसी है, जो ग्रिफिथ की बुक है ना उसके ऊपर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे ड्राइव करना है इनको, इन केस अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेना हो उसके बारे में। सो उसके बाद हमें क्या करना है, ये टर्म तो चलो क्लियर है। अब ये पॉइंट आपको पता है ऑलरेडी कि देयर आर नो फील्ड कंपोनेंट नॉर्मल टू द इंटरफेस। ये स्टेटमेंट वैलिड है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग है। तो जब आप कंपोनेंट निकालोगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो जीरो ही आएगा, है ना।
सही बात है। तो ये जो परपेंडिकुलर वाली इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड 2, ये तो बाय डिफॉल्ट ही सेटिस्फाई होगी ना, क्योंकि दोनों साइड ही जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। तो इन इक्वेशन से हमें कुछ नया नहीं मिलेगा, ये बाय डेफिनेशन ही ट्रू हो रही है। तो मेन हमारा फोकस कहाँ पे रहेगा, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ पे, उन पे फोकस करना है हमें। ओके, सो लेट अस ट्राई टू एक्सपेंड दिस इक्वेशन। पहले हम क्या करते हैं कि E1 पैरेलल निकाल लेते हैं, फिर E2 पैरेलल निकाल लेंगे, B1 पैरेलल निकाल लेंगे, B2 पैरेलल निकाल लेंगे। तो स्टेप वाइज चल रहे हैं। कीप इन माइंड अगेन ये इंटरफेस पे है, Z इज इक्वल टू 0 पे। तो E1 पैरेलल क्या होगा, दिस विल बी सम ऑफ द इंसिडेंट कंपोनेंट एंड द रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट। ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि मीडियम 1 में दो फील्ड वैल्यू है ना, या दो तरह की वेव्स है, एक इंसिडेंट वेव है, दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव है। तो दोनों ही पैरेलल कंपोनेंट है, राइट, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो जीरो हो गया, अभी डिस्कस किया था हमने। तो टोटल ये हमारा पैरेलल कंपोनेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब इनका वेक्टर सम करना है हमें। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, किसी और एंगल पे हो सकता है। सो वी आर कंसीडरिंग वेक्टर सम एंड z इज इक्वल टू 0। अब EI और ER आपने पीछे लिखा था, ये लिखा है ना यहाँ पे EI और ER। तो यहाँ पर Z 0 रखोगे तो क्या होगा, पहली टर्म तो हमारी 0 हो जाएगी, K1 वाली। तो यहाँ पे -ωt रहेगा, इधर भी -ωt रहेगा। तो वो आप लिख सकते हैं, व्हाट यू कैन राइट डाउन कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं E0I प्लस E0R। कुछ मिसिंग है क्या यहाँ पे, ये ठीक है, ये पीछे वाली देख लीजिए और बताइए यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ मैं, ये सफिशिएंट है। एनी कमेंट, कंप्लीट है या नहीं है? कैन यू स्टिल हियर मी? P to the power minus omega t Yes, sir. r। हाँ, एक चीज मिसिंग है, तो वो लिख लेना इसमें, ठीक है। उसके अलावा कुछ मिसिंग है, एक वो एक्स हैट लिखना होता है, वो भी लिख सकते हो, है ना। एक्स हैट भी आएगा ना, वो तो भी कैंसिल आउट हुआ, नहीं पड़ा है, पता नहीं देते हैं उसको। तो वो दोनों चीजें यहाँ पे लिख लेना, आपको इवन पैरेलल मिल जाएगा। सिमिलरली E2 पैरेलल, सॉरी मैंने B1 पैरेलल पहले लिखा हुआ, तो सेम लाइन पे सेम लॉजिक के साथ हम क्या कर रहे हैं, B1 पैरेलल की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो B1 की पैरेलल की वैल्यू निकालने के लिए भी आप सेम ही इक्वेशंस यूज करोगे जो पीछे हमने डिस्कस की थी। ये BI और BR, Z 0 हो जाएगा, तो ये पहली टर्म 0 हो गई, तो वहां पर भी कुछ मिसिंग हो गया ना। क्या मिसिंग रहा, वही -ωt वाली टर्म और x यूनिट वेक्टर। यहाँ पर x यूनिट वेक्टर भी आएगा और y हैट आएगा, सॉरी यहाँ पे x हैट नहीं आएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। सेम वे से आप मीडियम 2 में लिख सकते हो। मीडियम 2 में सिर्फ एक ही वेव है ना, सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव है, तो ET वेक्टर होगा Z 0 पे, E0t, साथ में क्या टर्म आएगी, E -ωt, x यूनिट वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लिख सकते हो, दिस विल बी 1/v2 E0t, अगेन -ωt और y यूनिट वेक्टर। तो ये हमें 4 कंपोनेंट मिल जाते हैं जो हमें ऊपर यूज करने हैं। तो इसमें अगर कोई डाउट है कि हमने कैसे लिखा है चारों कंपोनेंट को, okay, if not then let us try to put this value.
हम करेंगे क्या, जो पीछे डिस्कस कर रहे हैं ना उनका यूज करके रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड निकालेंगे, या कह लीजिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इक्वेशन थर्ड का देख लेते हैं। जब हम ये पीछे वाली यूज करेंगे ना आइडेंटिटी, इस ये वाली इक्वेशन यूज करना है, इसमें ये वैल्यू यूज किया और ये वैल्यू यूज किया, तो व्हाट विल गेट, ये हमें ये इक्वेशन मिलेगा, दैट सम ऑफ द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट एम्पलीट्यूड इज सेम एज द ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड। दिस इज वन इक्वेशन। फोर्थ को यूज करोगे, व्हाट यू विल गेट दिस आइडेंटिटी। अब हो सकता है कि स्लाइड हम टॉगल नहीं कर पा रहे सही, तो आप थोड़ा टाइम लगाना, हो वही रहा है कि हम पीछे वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है यहाँ पे, जिनका हमें आगे यूज करना है। निकालना क्या है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड। सो एनीवन हु कैन डिफाइन रिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड क्या होगा, ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड क्या होगा? Excuse me, sir. यस, Sir, we have workshop class from 12:30. which class? Workshop class, sir. Okay, I'm concluding. Okay, so हालांकि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं है वो, so that is fine. So ये दो इक्वेशन जो हमें बनी है, इसका यूज करके हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालेंगे। हालांकि यहाँ पे एक टर्म कांस्टेंट हमने डिफाइन किया है, विच इज द बीटा। बीटा क्या है, दिस इज द रेशियो ऑफ μ1 v1 एंड μ2 v2, और यू कैन से दिस इज द रेशियो ऑफ n2 by n1। रीजन क्या है यहाँ पे लगाया कि ये जो μ1 और μ2 है लगभग सेम होते हैं, जो पहले भी आर्ग्यू किया था ना कि मीडियम में जो μ1s है, म्यूज है, उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती, सो वी कैन टेक इट एज सेम वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू हमने n2 by n1 लिखा है, सो दिस सेकंड इक्वेशन, दिस वन कैन बी रिटन लाइक दिस। तो इनका यूज करके हमें क्या करेंगे, हम पहले E0t निकालेंगे इन टर्म ऑफ द E0i, और इसको रीअरेंज हम कल ही डिस्कस करते हैं, अदरवाइज हरी अप करने वाली बात है, कोई फायदा नहीं होगा। सो बट ये श्योर है कि आगे वाला जो स्टेप है बिल्कुल सिंपल है, इसके इन दो इक्वेशन का यूज करके टर्म्स को रीअरेंज करना है। ओके, सो आई थिंक वी कैन कंक्लूड। अगर किसी का क्विक क्वेश्चन है, सो वी कैन टेक दैट। Okay, if not then we'll meet next time.